पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि चीन के साथ हमारे संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं और इसी तनातनी के बीच भारत और चीन के कई सैनिक अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो चुके हैं। लेकिन समय के थोड़ा पीछे जाकर देखें तो चीन के साथ हमारे संबंध सदा से खराब नहीं थे, बल्कि प्राचीन काल से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध काफी मजबूत रहे थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म का प्रचार भी चीन की भूमि पर भारत द्वारा किया गया, जिसके बाद चीन से भारी संख्या में छात्र बौद्ध धर्म की शिक्षा पाने के लिए नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में आते थे। शायद यही कारण था कि सन 1949 में जब वर्तमान चीन की स्थापना हुई थी तो भारत एक ऐसा पहला देश था जिसने उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करते हुए उसे लोक गणराज्य के रूप में मान्यता प्रदान की थी। आपको बता दें कि भारत ऐसा करने वाला पहला गैर समाजवादी देश था। यहाँ पर यह देखना भी काफी रोषपूर्ण होता है कि सन 1954 में भारत, म्यांमार और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत को लेकर एक शांति समझौता हुआ था, जिसे दुनिया में शांति कायम रखने की दिशा में एक अच्छा कदम बताते हुए दुनिया भर से सराहना मिली थी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि चीन ने सन 1962 में धोखे से भारत पर हमला किया और दोस्ती और भाईचारे को पूरी तरह से ताक पर रख दिया। 21 नवंबर को हालांकि युद्ध विराम हो गया, लेकिन तब से आज तक भारत चीन के संबंध सामान्य नहीं हो पाए हैं। नमस्कार, मैं अंजना राठौर, जनहित टाइम्स के खास सेगमेंट इतिहास में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज की तारीख में क्या कुछ ऐतिहासिक हुआ था। बात इतिहास की हो तो हमारा देश भारत का इतिहास ऐसे महापुरुषों से भरा हुआ है जिन्होंने संपूर्ण मानवता के उत्थान को लेकर अपना पूरा जीवन ही भगवान की खोज के साथ और मानवता की भलाई में लगा दिया। ऐसे ही एक संत हुए थे रमन महर्षि। महर्षि रमन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों के साथ रहकर गहन तपस्या की और परमात्मा के दर्शन किए। तमिलनाडु के तिरुचल्ली में 30 दिसंबर 1879 को माता अवगम्बल और पिता सुंदर अय्यर रमन के यहाँ जन्मे बालक रमन ने परिवार से विरासत में मिली साधना को इस तरह आगे बढ़ाया कि मात्र 16 साल की उम्र में ही लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। लेकिन उनका मन इन बातों में नहीं लगता था और वह सब कुछ छोड़कर अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में चले गए। वहाँ उन्होंने एक मंदिर के गर्भगृह में सांप, बिच्छू, मकड़ी आदि जैसे जीवों के साथ तपस्या की। उनकी तपस्या ऐसी थी कि न सिर्फ सांप, बिच्छू भी उनसे दूर रहते थे, बल्कि अन्य मांसाहारी जीव और पशु भी उनके पास आकर शांत बैठ जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में क्या हूँ और मेरा शरीर जब नहीं रहेगा तो क्या रहेगा की खोज में लगा दिया था। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विक्रम साराभाई की। मंगल तक पहुंच और चांद की सतह को छूने वाला भारत आज अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले विक्रम साराभाई का इसमें कितना बड़ा योगदान और कितनी मेहनत रही है? चलिए इतिहास के पन्नों को निकाल कर यह हम आपको बता देते हैं। 86 वैज्ञानिक शोध, 40 वैज्ञानिक संस्थान खोलने वाले महान वैज्ञानिक का पूरा नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई था। 30 दिसंबर 1971 की सुबह भारत के लिए एक बेहद ही बुरी खबर आई, जिसमें बताया गया था कि इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई अब नहीं रहे। यह खबर जितनी भारत सरकार के लिए शोचनीय थी, उतनी विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए सदमा देने वाली थी। 12 अगस्त 1919 को जन्मे विक्रम साराभाई सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया, अंतरिक्ष अनुसंधान की दुनिया में भारत को विश्व पटल पर स्थापित किया, उससे दुनिया में तमाम देश उनकी काबिलियत के प्रशंसक हो गए थे। उनकी काबिलियत ही थी जिसके कारण भारत सरकार ने 1966 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। विक्रम साराभाई का जीवन अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने में बीता। अब इसे क्या कहें कि अंत में उनकी मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई। तारीख 30 दिसंबर सन 1943, जगह पोर्ट ब्लेयर। ऐसा कौन भारतीय होगा जो इस गौरवमयी तारीख को याद नहीं रखना चाहेगा? जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है कि इस तारीख को भी सच्चा भारतीय भूलना नहीं चाहेगा। सस्पेंस समाप्त करते हुए आपको बताते हैं इस तारीख की विशेषता। 30 दिसंबर का ही वह दिन था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर आज़ादी का प्रतीक भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया था। 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिसकी पहचान थी तिरंगा झंडा।
आपको बता दें कि इस फौज में उन सभी भारतीयों को शामिल किया गया था जो जापान द्वारा कैद कर लिए गए थे। बाद में इस फौज को विस्तार देते वर्मा और मलाया से भी स्वयंसेवी भारतीयों को इसमें शामिल किया गया। यहाँ हमें ये बताते हुए भी गर्व महसूस हो रहा है कि अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच चुके थे। ऐसे में आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस के निमंत्रण देकर जापान बुलाया और 3 जुलाई 1943 को उन्हें आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी गई थी और फौज की कमान संभालने के मात्र 4 महीने के बाद ही उन्होंने पोर्ट ब्लेयर द्वीप को आजाद घोषित करके वहां आजाद हिंद फौज का तिरंगा फहरा दिया था। कुछ लोगों के लिए इतिहास का सबसे बड़ा विलेन तो किसी के लिए हीरो सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र आने पर एक क्रूर तानाशाह की इमेज सामने आती है। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर के दिन जब फांसी पर लटकाया गया तो अमेरिका के सैनिक भी रो पड़े थे। दरअसल इराक के अल अवजा में 28 अप्रैल को जन्मे सद्दाम हुसैन ने लगभग 2 दशकों तक इराक पर शासन किया था। सद्दाम को 1982 में इराक के 148 शियाओं की मौत के लिए जिम्मेदार पाया गया था। यह नरसंहार इराक के दुज़ैल शहर में हुआ था, जिसके कारण बगदाद के ग्रीन जोन में 30 दिसंबर 2006 की सुबह 6 बजे फांसी पर लटका दिया गया। बताया जाता है कि सद्दाम की फांसी की खबर आने के बाद इराक के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी और त्योहार जैसी खुशी मनाई थी। तो ये था आज का इतिहास। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।